द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। अमेरिका का सबसे भरोसेमंद जहाज यूएसएस इंडियानापोलिस अपने सीक्रेट मिशन पर था, लेकिन अचानक जहाज पर एक जोरदार हमला हुआ और कुछ ही मिनटों में 10,000 टन वजनी जहाज समुद्र की गहराई में समा गया। जहाज पर सवार 900 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक अपनी डूब चुकी शिप के मलबे के पास जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनके पास बस एक लाइफ जैकेट और जीने की टूटी फूटी उम्मीद थी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। समुद्र के नीचे खून की प्यासी शार्क्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। हर लहर के साथ एक चीख गूंजती और एक सैनिक पानी के नीचे खींच लिया जाता। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े शार्क अटैक की। ये वही जहाज था जो हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले परमाणु बम का हिस्सा यूरेनियम कोर लेकर जापान जा रहा था, मगर एक ही रात में ये सैकड़ों सैनिकों की कब्र बन गया। क्या थी वो साजिश जिसने इस त्रासदी को जन्म दिया और कैसे 300 सैनिक इस मौत के मुंह से निकलकर जिंदा लौटे? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी मिस्ट्रीज पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जापान और मित्र देशों की सेनाएं एक दूसरे को तबाह करने में जुटी थीं। अमेरिका ने एक ऐसा हथियार बनाया जो इतिहास बदलने वाला था। वो था परमाणु बम। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि इसके बारे में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। लेकिन इस बम को जापान तक पहुंचाने के लिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यूरेनियम कोर टिनियन आइलैंड तक ले जाना जरूरी था। इस मिशन को सौंपा गया यूएसएस इंडियानापोलिस को, जो अमेरिकी नौसेना का सबसे भरोसेमंद जहाज था। 1930 के दशक में बना ये पोर्टलैंड क्लास क्रूजर 186 मीटर लंबा और 10,000 टन भारी था। इसकी रफ्तार इतनी थी कि ये बिना रुके 24,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सकता था। इसके एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम इसे दुश्मनों के लिए खतरनाक बनाते थे। जहाज के कप्तान थे चार्ल्स मैकवे, जो एक अनुभवी नेवी ऑफिसर और इस जहाज के कमांडर थे। 16 जुलाई 1945 को सैन फ्रांसिस्को के हंटर्स पॉइंट नेवल शिपयार्ड से यूएसएस इंडियानापोलिस ने अपनी यात्रा शुरू की। यूरेनियम कोर को टिनियन आइलैंड तक ले जाना एक जोखिम भरा काम था। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि कप्तान मैकवे को भी नहीं बताया गया कि वे क्या ले जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ आदेश मिला कि ये सामान हर हाल में टिनियन आइलैंड तक पहुंचना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही यूरेनियम कोर बाद में हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय परमाणु बम का हिस्सा बना। इस मिशन में कोई खास सुरक्षा इंतजाम नहीं थे जो दुश्मन की पनडुब्बियों को पकड़ सके। फिर भी यूएसएस इंडियानापोलिस ने अपनी रफ्तार के दम पर 26 जुलाई को टिनियन आइलैंड पहुंचकर यूरेनियम कोर उतार दिया। इस मिशन ने युद्ध का रुख बदल दिया। टिनियन से इस कोर को असेंबल कर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। लेकिन इस जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। टिनियन में मिशन पूरा करने के बाद जहाज को फिलीपींस जाने का आदेश मिला। क्रू को लगा कि अब सबसे बड़ा खतरा टल गया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में एक भयंकर त्रासदी उनका इंतजार कर रही थी। 29 जुलाई 1945 की रात थी। पैसिफिक ओशन की शांत लहरों को चीरते हुए यूएसएस इंडियानापोलिस अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। कुछ क्रू अपने सफल मिशन की खुशी मना रहे थे, तो कुछ समुद्र की लहरों को निहार रहे थे। लेकिन इस शांति के पीछे छुपा एक घातक खतरा लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक जापानी पनडुब्बी I-58 ने यूएसएस इंडियानापोलिस को अपने रडार पर नोटिस किया। इस पनडुब्बी को खास अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। इसके कप्तान एक चालाक और अनुभवी कमांडर थे। उन्होंने बिना देर किए 6 टॉर्पीडो इंडियानापोलिस की ओर दाग दिए। रात के सन्नाटे में 6 में से 2 टॉर्पीडो सीधे जहाज से टकराए। पहला टॉर्पीडो जहाज के अगले हिस्से में लगा, जिससे भयानक विस्फोट हुआ। दूसरा टॉर्पीडो जहाज के बीच में, जहां ईंधन और बारूद भरा था। इस विस्फोट ने जहाज के इंजन और बिजली सिस्टम को तबाह कर दिया। जहाज में एक विशाल छेद के साथ पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। सिर्फ 12 मिनट में यूएसएस इंडियानापोलिस, जो कभी समुद्र का बादशाह था, पैसिफिक ओशन की गहराइयों में समा गया। 1200 सैनिकों में से करीब 300 तुरंत डूब गए। बाकी 900 सैनिक लाइफ जैकेट्स और मलबे के टुकड़ों के सहारे तैरने लगे। लेकिन उनकी असली जंग अब शुरू होने वाली थी। इन सैनिकों का दुश्मन अब कोई दूसरी सेना नहीं, बल्कि समुद्र में छिपा खौफनाक शिकारी शार्क था।
पानी में फैला खून और तेल ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क्स को अपनी तरफ खींच रहा था। शुरू में शार्क्स ने मृत सैनिकों को निशाना बनाया, लेकिन जल्द ही जिंदा सैनिक भी उनके शिकार बनने लगे। हर मिनट में एक चीख गूंजती और एक सैनिक पानी के नीचे खींच लिया जाता। अंधेरे में सैनिक एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। कुछ ने छोटे छोटे ग्रुप बनाए ताकि शार्क्स से बच सकें, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जुलाई की गर्मी में समुद्र की सतह पर तैरते हुए सैनिकों की त्वचा जल रही थी। प्यास इतनी बढ़ गई थी कि कई सैनिकों ने खारा समुद्री पानी पीने की कोशिश की, लेकिन खारा पानी उनके शरीर को और कमजोर कर रहा था। डिहाइड्रेशन ने उनकी हालत और खराब कर दी। कुछ सैनिकों को भ्रम होने लगे क्योंकि भूख और प्यास ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। कुछ सैनिकों ने अपने ही साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे को खाने की कोशिश करने लगे और पानी में डुबोने लगे। ये मंजर किसी युद्ध से कम नहीं था। 4 दिन बीत चुके थे। हर दिन उनकी संख्या कम होती जा रही थी। कुछ शार्क का शिकार बने, कुछ डिहाइड्रेशन से मरे और कुछ अपने ही साथियों के पागलपन का शिकार हो गए। आखिरकार 2 अगस्त 1945 की सुबह यानी 4 दिन के बाद एक चमत्कार हुआ। एक अमेरिकी विमान जो निगरानी पर था, उसने समुद्र में फैले मलबे की परत और उसमें तैरते सैनिकों को देखा। पायलट ने तुरंत अपने बेस को सूचना दी। लेफ्टिनेंट एड्रियन मार्क्स, जो अपने कैटलिना फ्लाइंग बोट के साथ गश्त पर थे, मार्क्स को आदेश था कि वे खुले समुद्र में लैंड न करें। लेकिन जब उन्होंने सैनिकों की हालत देखी तो उन्होंने आदेश की परवाह किए बिना अपने विमान को समुद्र में उतारा और जितने सैनिकों को बचा सकते थे उतने अपने विमान में बैठा लिए। जब विमान में जगह खत्म हो गई तो उन्होंने सैनिकों को रस्सियों से विमान के पंखों पर बांध दिया, लेकिन भारी वजन के कारण विमान उड़ नहीं सका। मार्क्स ने पहले ही अपने बेस को कोऑर्डिनेट्स भेज दिए थे और कुछ ही घंटों में अमेरिकी जहाज वहां पहुंचे और बचाव का काम शुरू हुआ। 1200 सैनिकों में से सिर्फ 316 को जिंदा बचाया जा सका। बाकी शार्क, डिहाइड्रेशन और पागलपन का शिकार हो गए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यूएसएस इंडियानापोलिस का डूबना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। जनता और मीडिया में गुस्सा भड़क उठा और दबाव बढ़ने पर सारा दोष कप्तान चार्ल्स मैकवे पर डाल दिया गया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने जहाज को जिग-जैग स्ट्रैटेजी में नहीं चलाया, जो दुश्मन की पनडुब्बियों से बचने के लिए जरूरी था। मैकवे ने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें रास्ते में जापानी पनडुब्बियों की मौजूदगी की जानकारी नहीं दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जापानी पनडुब्बी के कप्तान ने कोर्ट में गवाही दी कि जिग-जैग स्ट्रैटेजी से भी जहाज को बचाना असंभव था। फिर भी मैकवे को दोषी ठहराया गया। इस फैसले ने मैकवे को मानसिक रूप से तोड़ दिया। बचे हुए सैनिकों और उनके परिवारों ने उन्हें धमकी भरे खत भेजे, जिससे मैकवे डिप्रेशन में चले गए और 1968 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके पास यूएसएस इंडियानापोलिस के सैनिकों की एक तस्वीर मिली जो दिखाती थी कि वो इस त्रासदी का बोझ अपने दिल में लिए जी रहे थे। यूएसएस इंडियानापोलिस की ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इंसानी हौसले, बलिदान और अन्याय की कहानी है। इस हादसे ने न सिर्फ सैकड़ों जिंदगियां छीन ली, बल्कि एक निर्दोष कप्तान को भी गलत तरीके से दोषी ठहराया गया। लेकिन इस कहानी का अंत तब हुआ जब एक 12 साल के बच्चे हंटर स्कॉट ने सच को सामने लाकर कप्तान मैकवे को इंसाफ दिलाया। साल 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मैकवे को आधिकारिक रूप से माफी दी और 2017 में समुद्र के तल में यूएसएस इंडियानापोलिस का मलबा खोज लिया गया। आपको क्या लगता है, क्या शार्क्स ने वाकई सैनिकों पर हमला किया या ये सिर्फ उनका भ्रम था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।